देखो बच्चों, अब इससे आगे चलते हैं। हमने इलेक्ट्रॉन पर आवेश द्रव्यमान अनुपात ज्ञात कर ही लिया था। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना किसने की थी? मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने की थी भैया, मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने। और इसने तेल बूंद प्रयोग किया था। क्या, कौन सा प्रयोग किया था? तेल बूंद प्रयोग। ठीक है, तो तेल बूंद प्रयोग की सहायता से इसने इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना की थी। और इसमें देखो क्या होता है, एक विद्युत संघनित्र होता है, मतलब एक कंटेनर जैसा होता है। ये डिब्बा मैंने बना लिया और इस डिब्बे में दो प्लेट लगी हुई होती हैं, एक तो कैथोड की और एक एनोड की। ठीक है, ये इस तरह से। यहाँ पे ऊपर वाली प्लेट में एक छोटा सा छिद्र होता है और नीचे वाली प्लेट में कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से दो प्लेट थी। तो इसमें जो छोटा सा छिद्र था, इस वाली प्लेट को हमने पॉजिटिव चार्ज थी और ये वाली नेगेटिव चार्ज थी। ठीक है, और यहाँ पर एक छिद्र था, इस छिद्र में हमने एक्स किरणों को प्रवाहित किया था। इनको एक्स किरण को प्रवाहित किया था। एक्स किरण से क्या होगा कि इसका जो वातावरण है वो आयनित हो जाता है। यहाँ पर इन आयनों पर आवेश को ज्ञात करने के लिए एक दूरबीन लगी हुई थी। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये सूक्ष्मदर्शी इसमें लगी हुई थी। यहाँ पर एक एटमाइजर था, कणित्र। इसे क्या कहते हैं अपन? कणित्र। कणित्र इस तरह से भोंपूनुमा होता है और इसमें यहाँ पे तेल की बोतल लगी हुई होती है, जैसे पिचकारी टाइप में होती है। यहाँ पर तेल होता है और इसको जैसे दबाते हैं तो यहाँ पे से तेल की बूंद जो हैं वो फुहारों के रूप में से गिरती हैं। ठीक है, अब जैसे फुहारों के रूप में गिरती हैं तो यहाँ से केवल एक ही ड्रॉप निकल के जाएगी। ये छिद्र में से पास होके नहीं, केवल एक ही ड्रॉप जाएगी और फिर ये ड्रॉप इस वातावरण में आएगी। और ये वातावरण कैसा है भाई तुम्हारा? आयनित। और आयनित होने के कारण ये घर्षण करेगा इससे, और घर्षण करने से इस पे आवेश उत्पन्न हो जाएगा और उस आवेश की अपन गणना कर लेंगे। और जब हमने उस आवेश पर गणना की कि प्रत्येक तेल की बूंद पर आवेश की गणना की, तो हमें क्या ज्ञात हुआ? फिर प्रत्येक बूंद पर आवेश जो है वो कितना है? 1.6। तो जब आवेश की गणना की गई तो कितना आया तुम्हारा? 1.6, यानी कि 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या माना गया कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो होता है तुम्हारा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें केवल इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद रखना है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश याद रखना है। ठीक है, और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना किसने की। ठीक है, और कौन सा प्रयोग किया गया था, उस प्रयोग का विश्लेषण भी पता होना चाहिए। तो इस तरह से अपन इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, अगली हेडिंग है तुम्हारी प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज उसी तरह से हुई थी जैसे कैथोड किरणों से किसकी खोज हुई थी? इलेक्ट्रॉनों की। तो एनोड किरण थी, कैथोड की दूसरी कौन सी थी? एनोड किरणें या कैनाल किरणें। देखो, ऐसा हुआ था, एक गोल्डस्टीन नाम का वैज्ञानिक था। ठीक है, और गोल्डस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया कि यहाँ पर वही कैथोड किरण नल का ली, प्रयोग वही था, मतलब इसने भी कोई खास काम नहीं किया। ठीक है कि नहीं? एक दूसरे के मॉडलों को चुराने लग रहे हैं ये, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वही कैथोड किरण नलिका ले ली और कैथोड किरण नलिका में हमने यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, ठीक है, ये प्लस, बड़ा टर्मिनल वाई प्लस होता है और छोटा टर्मिनल क्या होता है? माइनस। इसको अपन क्या कहते हैं? एनोड है, और इसको अपन क्या कहते हैं? कैथोड। ठीक है कि नहीं?
तो इसने गोल्डस्टीन ने ये निर्वात पंप है, ये क्या है, निर्वात पंप। अब उसने क्या किया कि जो स्फुरदीप्ति पदार्थ है, जो चमक उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, वो किस पे लगा दिया, कैथोड के पीछे। किसके पीछे लगा दिया, कैथोड के पीछे लगा दिया भाई। और इसको क्या ले लिया, छिद्रयुक्त। क्या ले लिया, छिद्रयुक्त। और छिद्रयुक्त लेने पर उसने देखा कि यहाँ से भी कुछ कणों की धारा निकलती है, जो किधर की तरफ जाती है, कैथोड की तरफ। एनोड से कैथोड की तरफ भी एक कणों की धारा निकलती है, जिसे इन किरणों को क्या नाम दे दिया गया, एनोड किरणें या कैनाल किरणें। ठीक है, क्या नाम दे दिया, एनोड किरणें या फिर कैनाल किरणें नाम दे दिया। बस इसने इतना सा दिमाग लगा दिया कि भाई जैसे एनोड के पीछे स्फुरदीप्ति पदार्थ लगा दिया, तो ऐसे ही अपन कैथोड के पीछे भी लगा के देख लेते हैं क्या दिक्कत है। और लगा के देख लिया तो रिजल्ट आ गया, और फिर ये गोल्डस्टीन चमक गया, और तो कुछ नहीं है भाई। ठीक है कि नहीं। तो इनको एनोड किरणें नाम दे दिया गया। अब ये जो किरणें उत्पन्न होती हैं ना, ये एनोड से उत्पन्न नहीं होती हैं। कैथोड किरणें तो इलेक्ट्रोड से उत्पन्न होती हैं, लेकिन एनोड किरणें एनोड से उत्पन्न नहीं होती हैं, वो बीच के माध्यम से उत्पन्न होती हैं। मतलब ऐसा होता है कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कैथोड से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो वायु है, जो भी माध्यम है, जो भी गैस भरी हुई है, उस गैस से ये इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, और टकरा के इनमें से इलेक्ट्रॉन को निष्कासित कर देते हैं, और जो प्रोटॉन बनते हैं वो प्रोटॉन किधर की तरफ गति करने लग जाते हैं, कैथोड की तरफ। तो मतलब एनोड से कोई लेना देना नहीं है कैनाल किरणों या एनोड किरणों का, ये तो माध्यम पे डिपेंड करती हैं। किस पे, माध्यम पे डिपेंड करती है। इसमें जो भरी हुई गैस है उस पे डिपेंड करती हैं। तो एनोड किरणें प्रकृति पर निकल, कैथोड किरणें प्रकृति पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो ध्यान रखना। और इनका व्यवहार ऐसा ही था, कैथोड किरणों के विपरीत ये सीधी रेखा में गमन करती थी। ठीक है कि नहीं। इनका इनकी जो प्रकृति थी, ये गैस की प्रकृति पर निर्भर करती थी। और इसके अलावा अपन देखें तो सबसे छोटी गैस जो है वो कौन सी थी, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस को जब लिया गया तो उस पर आवेश की कैलकुलेशन करी तो कितना निकल के आया, H+, यानी कि 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम ही आया। और इस H+ को क्या नाम दे दिया गया, प्रोटॉन। और इन किरणों का जो व्यवहार था एनोड किरणों का, वो धनावेशित कणों के समान था, और इसलिए इनको क्या नाम दे दिया गया, प्रोटॉन। ठीक है, इन धनावेशित कणों को क्या नाम दे दिया गया, प्रोटॉन। तो इस तरह से प्रोटॉन की खोज हो गई। और किसने की थी, गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। और एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी कि 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन ये किस में होता है, पॉजिटिव में। ठीक है क्या नहीं, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन चार्ज दोनों पर ही सेम रहता है। ठीक है, अगर परिमाण की बात करी जाए तो दोनों पे चार्ज समान रहता है, लेकिन आवेश की बात करें तो एक पे प्लस रहता है और एक पे क्या रहता है, माइनस। ठीक है, तो समझ गए होंगे मेरी बात। इसके बाद अपन देखते हैं न्यूट्रॉन की खोज। देखो, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इस जेम्स चैडविक ने किस तरह से न्यूट्रॉन की खोज की थी, देखो, इसने बेरिलियम परमाणु पर अल्फा कणों की बौछार करवा दी, यानी कि 4 बेरिलियम 9 and 2He4। तो एक विशेष प्रकार के कणों की उत्पत्ति हुई 6C12 और +0N1। ठीक है, ये रिएक्शन थी। इसने बेरिलियम परमाणु पर, बेरिलियम नाभिक पर अल्फा कणों की बौछार कराई। अल्फा कण का मतलब क्या होता है, हीलियम। क्या, हीलियम। तो ये बेरिलियम किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन में। और इससे एक विशेष प्रकार के कणों की उत्पत्ति हुई जो विद्युत से तो कैसे थे, उदासीन। मतलब उन पे ना तो कोई प्लस चार्ज था और ना ही उन पे कोई माइनस चार्ज था, लेकिन द्रव्यमान जो था वो लगभग प्रोटॉन के बराबर था। ठीक है, द्रव्यमान जो था वो किसके बराबर था, लगभग प्रोटॉन के बराबर था। तो इन न्यूट्रल
पार्टिकल्स को क्या नाम दे दिया गया? न्यूट्रॉन। क्या नाम दे दिया गया? न्यूट्रॉन। तो इस तरह से जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कर दी, और इसकी खोज तो वाकई काबिल तारीफ थी, क्योंकि हर कोई इतना दिमाग नहीं लगा पाया था कि न्यूट्रॉन भी कोई होता है। तो इस तरह से नाभिक में और छोटे छोटे कणों की उत्पत्ति कर दी इन लोगों ने, ठीक है, यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो 3 तरह के कण हमने डिस्कवर कर लिए और अलग अलग वैज्ञानिकों ने। अब चलो इनकी एक टेबल बना लेते हैं। देखो मैंने ये टेबल बना दी। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से, स्मॉल ई से, और इस पे आवेश होता है -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, और इसका द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुणा 10⁻31 kg। प्रोटॉन है, प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? पी से, और इस पे जो आवेश होता है भाई +1.6 गुणा 10⁻19 कूलम, और द्रव्यमान कितना होता है इसका? 1.672 गुणा 10⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, और इस पे आवेश होता है 0, और इसका द्रव्यमान जो होता है 1.674 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, तो ये चीज़ें तुम्हें टिप्सों पे याद होनी चाहिए। ठीक है, मैं कभी भी पूछूं, किसी से भी पूछूं, तो तुम्हें बिल्कुल ऐसे याद होना चाहिए कि जैसे अपने घर वालों के नाम याद होते हैं, बड़े भाई छोटे भाई के नाम याद होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इस तरह से ये सारी चीज़ें तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इस टेबल को बना लेना। और ये खोजकर्ता तो हमने तुम्हारे लिए बता ही दिए थे कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। तो इस तरह से अपन इनको कर लेंगे भाई। तो हमने तीनों पार्टिकल्स की डिस्कवरी कर ली है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं अपन। देखो अब परमाणु मॉडल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मॉडल तो डाल्टन का ही था, और उसी ने स्टार्ट किया था भाई, ठीक है कि नहीं। और गर्मी बहुत पड़ रही है भैया, जोरदारी से गर्मी अपनी चरम सीमा पर है। ठीक है, तो तुम भी बच के रहना, और मैं तो रह रहा हूँ बच के। नहीं, या वीडियो बनाने में तेल निकल जाता है अच्छों का, ठीक है कि नहीं। चलो खैर कोई बात नहीं है। थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन के परमाणु मॉडल में अपन देखते हैं कि सबसे पहला मॉडल तो डाल्टन का ही था, और उसे हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। उसके बाद आ गया था थॉमसन। थॉमसन ने क्या मॉडल दिया था? तरबूजा मॉडल। इसे अपन तरबूजा मॉडल भी कहते हैं, और या फिर अपन प्लम पुडिंग मॉडल भी कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? तरबूजा जो होता है ना, तरबूजा सभी ने देखा है, और तरबूजा सभी ने देखा है, और उसमें जो लाल भाग होता है, समस्त लाल भाग जो है तरबूजे का, समस्त लाल भाग जो है वो क्या है? धनावेश। क्या है? धनावेश। और इसमें जो बीज हैं, वो बीज हैं वो किसके समान हैं? इलेक्ट्रॉन के समान। ठीक है, तो ये थॉमसन का परमाणु मॉडल था। बस इसने इतनी बात बताई थी कि भाई तरबूजे का समस्त लाल भाग के समान जो धनावेश है परमाणु में पूरी तरह से वितरित हुआ पड़ा है, मतलब संपूर्ण परमाणु में फैला हुआ है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी तरह से व्यवस्थित हैं जैसे मान के चलो तरबूजे में बीज उपस्थित हैं। लेकिन ये मॉडल इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है क्या नहीं भाई। डाल्टन का मॉडल तो इस वजह से सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि उसने केवल परमाणु के बारे में ही बताया था, उसने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। और गलती उसकी भी नहीं थी बेचारे की, है क्या नहीं, क्योंकि उस समय डिस्कवरी हुई नहीं थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की डिस्कवरी आ गई बीच में, तो अब फिर इनको भी व्यवस्थित करना था परमाणु में। उसने तो परमाणु बता दिया था कि परमाणु अविभाज्य है और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, बस इतना सा बताया था। लेकिन अब ये और वैज्ञानिक जो हैं उसी परमाणु में इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को व्यवस्थित करने लग गए।
तो व्यवस्थित करने के लिए पहला मॉडल फिर किसने दे दिया डाल्टन के बाद? थॉमसन ने। उसने कहा कि जो धनावेश है वो तरबूजे के लाल बाग की तरह पूरे में फैला हुआ है, और इलेक्ट्रॉन है वो बीच बीच में उसी प्रकार धसे हुए हैं जिस प्रकार क्या धसे हुए हैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन, जैसे बीज धसे हुए रहते हैं ना, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये मॉडल था, लेकिन ये मॉडल सक्सेस नहीं हुआ। पता पड़ी बाद में कि इलेक्ट्रॉन तो गतिशील होते हैं। भाई तुमने तो ये स्थिर कर दिए, क्योंकि इसके बाद इसका और आ गया था रदरफोर्ड। कौन आ गया था? रदरफोर्ड। थॉमसन के बाद रदरफोर्ड आ गया था, उसने और खोज कर दी। देखना इसमें एक दूसरे की खिंचाई करने लगी रहेंगी इस पूरे पाठ में। वो उसकी टांग खिंचाई करने लग रहा है, वो उसकी टांग खिंचाई करने लग रहा है, और कुल मिला के अपने अपने मॉडलों को सिद्ध करने में लग रहे हैं धुआंधार, और मतलब कोई नहीं है। ठीक है कि नहीं? और सबको पढ़ाएंगे, सबको पढ़ाएंगे। अरे ये गलत हो गए तो क्यों पढ़ा रहे? मत पढ़ाओ। नहीं, हम तो पढ़ाएंगे, गलत है फिर भी पढ़ाएंगे, और इसके ड्रॉबैक हैं, जो कमियां हैं उनको भी पढ़ाएंगे। ठीक है कि नहीं? तो सारी चीज़ यही है। तो पहले बैठ के बतराई लेते। हम कब कह रहे हैं पहले बैठ के बतराई लेते कि परमाणु ऐसा होता है, ऐसा होता, तब एक थ्योरी दे देते। पर नहीं, हम तो सबको पढ़ाएंगे, और फिर तुम लोगों को भी पढ़ना पड़ेगा, और फिर मैं भी पढ़ाऊंगा तुम्हें। ठीक है क्या नहीं? तो ऐसे ही करके ये चलता रहता है, और काम कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, इसमें लिखते हैं, देखते हैं अपन। तो रदरफोर्ड ने बाद में बताया कि इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। भैया तूने ऐसे स्थिर कैसे कर दिए? तूने ये स्थिर कैसे कर दिए? ये तो स्थिर होते ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाते रहते हैं। और ये तुमने धनावेश ये पूरे उसमें फैला दिया है परमाणु में। ऐसे परमाणु में नहीं फैला रहता है, ये तो किसी एक सूक्ष्म भाग में केंद्रित रहता है। परमाणु का समस्त धनावेश जो है एक छोटे से भाग में सूक्ष्म केंद्रित होता है। ठीक है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि सभी जगह फैला हुआ है, तुमने कह दिया कि भाई धनावेश फैला हुआ रहता है, ऐसे नहीं है। एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है, और इलेक्ट्रॉन उस केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस तरह से ये मॉडल कैसा कर दिया? रद्द कर दिया। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे थॉमसन का परमाणु मॉडल था जो कैसा हो गया? रद्द कर दिया गया बिल्कुल, और उसे आगे सक्सेस नहीं करने दिया। तो चलो यहाँ पे थॉमसन का परमाणु मॉडल रद्द हो जाता है। चलिए, तो आज तो हम थॉमसन के परमाणु मॉडल तक ही लेते हैं। इसके बाद हम नया मॉडल लेंगे, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो यहाँ तक अपना होमवर्क कर लेना और याद कर लेना अच्छी तरह से, और नोट्स बना लेना। किताब सभी ने खरीदी ली होगी। ठीक है, हो सके तो एक रेफरेंस बुक भी खरीद लेना। ठीक है, और पढ़ाई करो और मस्त रहो। ठीक है, ओके, बाय।